अब आज की वीडियो में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन से फंक्शंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम समझते हैं। सपोज हमारा ये क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेन फंक्शन है, यहाँ से ऐड को हमने क्या किया है, कॉल किया है। ये यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होके क्या हुआ है, रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले जो बात माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे ही हम कोई सा प्रोग्राम रन करते हैं उस टाइम पे वो क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है। क्या होता है, मेमोरी। कौन सी मेमोरी में लोड होता है, मेन मेमोरी में, रैम में क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। वहीं से क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। अब प्रोग्राम अगर मेमोरी में लोड हो रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि कहीं पे भी लोड हो जाएगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ पार्टीशंस बने हुए होंगे। तो प्रोग्राम के लिए भी क्या होते हैं, कुछ पार्टीशंस बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सभी क्या दिए हैं हमने, ये सभी हमने क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। तो वो कौन सा होता है, हमारा कोड सेगमेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया है, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डेटा भी क्या किया है, डिक्लेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डेटा डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सपोज एक अरे करके डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेटा है। तो डेटा के लिए भी क्या होता है, अलग अलग स्पेस होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ ही रख दिया। यहाँ पे आता है हमारा इनिशियलाइज डेटा, यहाँ पे आता है हमारा अनइनिशियलाइज डेटा आता है, ठीक है ना। अब ये इनिशियलाइज डेटा के अंदर, डेटा मतलब जो भी आपने वेरिएबल्स वगैरह जो कुछ भी डिक्लेयर किया है वो डेटा हुआ, ठीक है, जिसमें हम कुछ स्टोर करेंगे बाद में, ओके। तो अब ये जो इनिशियलाइज डेटा है वहां पे हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं, आप ग्लोबल या आप एक्सटर्नल या आप कौन से स्टैटिक वेरिएबल्स जो भी यूज कर रहे हो। हम स्टैटिक के बारे में बाद में स्टोरेज क्लासेस में देखेंगे, थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्टैटिक क्या होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे ग्लोबल, एक्सटर्नल और स्टैटिक वेरिएबल्स जिनको हमने इनिशियलाइज कर रखा है, जिनको हमने इनिशियलाइज कर रखा है, वो सभी कहाँ पे आते हैं, इस इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में क्या आते हैं, ऐसे ग्लोबल, एक्सटर्नल या स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक डेटा जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये x ले लो, तो ये x क्या है, ग्लोबल है। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है ना। मतलब इसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है, उसको हम कहीं भी प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये x कहाँ पे आएगा, हमारा अनइनिशियलाइज डेटा में आएगा और बाय डिफॉल्ट उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। यहीं अगर मैंने दिया होता int y इज इक्वल्स टू 2, तो वो कौन से डेटा सेगमेंट में आता, इस इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में आता, क्योंकि ये ग्लोबल है, ओके ना। तो यहाँ पे ये क्या चीजें आती है, हम नेक्स्ट वीडियो में बाद में हम कभी देखेंगे ये ग्लोबल, एक्सटर्नल, स्टैटिक, ऑटो, ये सब क्या होती है, स्टोरेज क्लासेस हम देखेंगे, ओके। इसके बाद हमारा आता है हीप से पहले हम कहाँ पे आते हैं, हमारे स्टैक पे आते हैं। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया है। कॉल जब किया है तभी वो क्या होगा, मेमोरी में लोड होगा। कहाँ पे होगा, मेन मेमोरी में, तब वो लोड होगा। मतलब मैंने रिकर्जन बताया था तो अच्छी तरह से समझा दिया था कि स्टैक में कब क्या, कैसे क्या होता है, स्टोर होता है, कैसे पुश ऑपरेशंस होते हैं, कैसे पॉप ऑपरेशंस होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये समझो, प्रोग्राम पूरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेमोरी में है, पूरे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे, इस कोड सेगमेंट में है, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, इस ऐड को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। किसको कॉल कर रहे हो, ऐड को कॉल कर रहे हो। तो इस मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो स्टैक में है ही, ठीक है। उसके अलावा अब हमारा ये जो डेटा है, फॉर एग्जांपल इस ऐड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी इन दोनों को डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। किसके लिए लोकल है, इस ऐड के लिए लोकल वेरिएबल्स हैं ए और बी। तो वो भी कहाँ पे जाएंगे, स्टैक में ही जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, स्टैक में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, स्टैक में जाते हैं। मतलब हर एक फंक्शन का स्टैक में अलग अलग से स्पेस होता है। तो अब क्योंकि ये जो है ऐड के लिए लोकल है, तो ऐड के स्पेस में क्या हो जाएंगे, ए और बी डिक्लेयर हुए हैं। कहाँ पे, स्टैक में। तो स्टैक में क्या है, हमारे लोकल वेरिएबल्स होंगे। हर एक फंक्शंस के अलग अलग से लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको अलग अलग से स्पेस एलोकेट होता है, ओके। आप ज्यादा चाहो तो रिकर्जन वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और इसकी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देख रहे हैं। तो लोकल कहाँ पे जाएंगे, स्टैक में जाएंगे। जितने भी आप वेरिएबल्स ज्यादा यूज कर रहे हो वैसे वैसे आप
स्टैक जो है इस साइड में ग्रो होता है, हीप जो है इस साइड में ग्रो होता है, ठीक है। तो स्टैक जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इस तरह से जितने ज्यादा फंक्शंस को कॉल कर रहे हो तो स्टैक में वो क्या होते जाएंगे, लोड होते जाएंगे। ओके, उनके एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी क्या होते जाएंगे, इस तरह से लोड होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारा हीप आता है। अब हीप में क्या होता है, डायनामिकली एलोकेटेड डेटा होता है। वो डायनामिकली एलोकेटेड ही हमें क्या करना है, अभी समझना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि फॉर एग्जांपल अभी ऐड के लिए यहाँ पे स्पेस हमें एलोकेट हुआ है, तो इसमें ए और बी को भी यहाँ पे स्पेस एलोकेट हुआ है, ठीक है ना। तो ए और बी को भी यहाँ पे स्पेस एलोकेट हुआ है। जैसे ही क्या हुआ कि ये हमने हमारा काम कर लिया, आउटपुट आ गया, इस फंक्शन की एंडिंग हुई, वैसे ही क्या हुआ, ये जो स्पेस है ये अपने आप क्या हो जाएगा, डी एलोकेट, मतलब ये अपने आप स्पेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है कि नहीं अब इसको फ्री करो, पॉप करो, हमें कुछ नहीं करना है। पहले क्या हुआ था, ये स्टैक में पुश हुआ था, जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम मतलब ये फंक्शन एंड हुआ, वैसे ही ये स्टैक से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। मतलब ये स्पेस क्या हो गया, अब हमारे लिए फ्री हो चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो था ये क्या था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था, जिसमें हमने कुछ नहीं किया कि इसके लिए मेमोरी एलोकेट करो, इतनी मेमोरी एलोकेट करो। मेमोरी अपने आप एलोकेट हुई है, अपने आप क्या हो गई, डी एलोकेट हो चुकी है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का ये तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था। दूसरी चीज जो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम मेमोरी मिलती है। तो अब यहाँ पे ये सिर्फ बोलने की बात होती है। क्यों बोलने की बात होती है कि क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है उस टाइम पे कोई मेमोरी नहीं मिलेगी, जब हम रन कर रहे हैं तब भी वो मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, लोड होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि कंपाइल टाइम मेमोरी मिलती है। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है कि हमने जब ये कोड लिखा, कंपाइल करने के लिए भेजा, हमने तभी बता दिया कि हमें जो है इतनी मेमोरी चाहिए या इतनी मेमोरी चाहिए, ठीक है ना। हमने पहले ही बता दिया। जैसे हमने किसी को एक स्लिप बना के दी है कि होटल में जाओ, हमने स्लिप में लिख दिया है कि 5 रूम्स इनको क्या करने हैं, अलोकेट करने हैं। मतलब जो हमने लिख के दे दिया वही चीज वहां पे रन होते टाइम होगी, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल करने से पहले हमने जो लिख के दे दिया वही चीज हमें वहां पे अलोकेट होने वाली है। मेमोरी तो जब प्रोग्राम लोड होगा, ये फंक्शन जब लोड होगा तभी हमें मेमोरी अलोकेट होगी। लेकिन जितनी हमने कंपाइल करते टाइम हमने जो बोल दी है, स्पेसिफाई कर दी है, वही फिक्स है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ये मत सोचना कि मेमोरी ही कंपाइल करते टाइम मिल जाएगी, क्योंकि कंपाइल करते टाइम हमें एज सच कोई मेमोरी अलोकेट नहीं हो रही है। तो वही जो मैंने रूम्स वाला एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो अब जो है कि यहाँ पे जो हमने बोला है कि स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि मुझे 10 इंटीजर्स जितनी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, 10 इंटीजर्स जितनी, दैट इज 40 बाइट्स मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के, मेरी कोचिंग के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। बाद में क्या होता है कि रन टाइम मुझे ज़्यादा मेमोरी की नीड है। अब यहाँ ऑफन स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो ये होता है क्या हुआ, अभी रन करते टाइम ज़्यादा की नीड लग रही है, तो वापस से हम उसको क्या करें, प्रोग्राम में चेंजेस करें और फिर से रन करें। तो देखो हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ प्रोग्राम्स को कंपाइल एंड रन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, कुछ वेबसाइट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे तो एक बार जो हमने कोड लिख दिया उसकी EXE हमने बना दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर जिसको बना के दिया है वो उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो कोड सिर्फ एक बार लिखा जाता है, ठीक है ना। कोड सिर्फ एक बार लिख के और हम उसकी EXE, उसका जो सॉफ्टवेयर बना के और जिसको चाहिए उसको रन करने के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फोन है, पुराने फोन हुआ करते थे, उसमें कुछ एक लिमिट हुआ करती थी कि इतने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया कि उसकी लिमिट है 100 कॉन्टेक्ट्स की, तो ऐसा नहीं है कि आप जो उनको यूज कर रहे हो, आप यूजर हो तो आप 100 से ज्यादा बढ़ा सकते हो, नहीं, क्योंकि उन्होंने कोड कुछ ऐसा लिखा कि हम 100 कॉन्टेक्ट से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते। उन्होंने कोड कुछ इस तरह से लिखा है। तो अब कोड जो लिखा जाता है सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमने ऐसा सोचा कि नहीं, उनको 10 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स स्टोर करने हैं, तो रन टाइम ये चेंजेस नहीं हो सकते कि कोई 11 या 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सके, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ 10 इंटीजर
इंटीजर्स ही मांगे तो हम 10 इंटीजर्स ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि रन टाइम हमें ज़्यादा मेमोरी की नीड है तो हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, चलो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम पहले ही 1000 दे देते हैं, या पहले ही हम क्या दे देते हैं, कोड में 100 लिख देते हैं। लेकिन मान लिया हमने ये कोड बना के रन करने के लिए दे दिया, ठीक है ना। अब मान लिया कि सिर्फ हम 5 ही इंटीजर्स को क्या करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो बाकी के जो 95 इंटीजर्स जितनी मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो कोड लिख के कंपाइल कर रहे हैं दैट इज पत्थर की लकीर, उसके बाद हम उसमें EXE में चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, हमें रन टाइम ज़्यादा नहीं मिल सकती, और अगर हम यहीं पे ज़्यादा डिक्लेयर कर देते हैं साइज, तो अगर हमने यूज़ कम की है तो बाकी की क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टैटिक में हेडेक कम होता है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि अब इसके लिए मेमोरी हमें दो, अब हमने हमारा काम कर दिया है तो अब मेमोरी हम रिलीज करना चाहते हैं तो हमें कोई फंक्शन हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये था हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब आता है हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि रन टाइम, मतलब मेमोरी क्या है, हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी मेमोरी हमारे कंट्रोल में है, मतलब कि क्या है, फॉर एग्जांपल वही फोन बुक वाला एग्जांपल देखो आप, वहां पे क्या है कि आपने क्या सोचा है कि अभी तक था कि लिमिट 100 जितनी उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी है, या 100 भी उन्होंने चलो नहीं प्रोवाइड की है, आपके हाथ में है कि आप एक कॉन्टैक्ट अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको एक कॉन्टैक्ट जितनी मेमोरी मिल गई, दूसरा ऐड करना चाहते हो तो आपको दूसरे जितनी मेमोरी मिल गई। इसी तरह से जब जब आप चाहोगे तब तब ही आपको मेमोरी मिलेगी, ठीक है। जैसे रूम्स वाला एग्जाम्पल देखें तो आप ऐसे लिख के नहीं दो कि इनको 5 रूम्स दो, आप बोल दो कि जितने की वो डिमांड करे उतने उनको दे देना। अभी उन्होंने डिमांड की 5 रूम्स की तो उनको 5 रूम्स मिल गई, फिर अगर उनको लगा कि नहीं हमें 2 रूम्स और चाहिए तो उन्होंने बोला कि हमें 2 रूम्स और चाहिए तो उनको 2 मिल जाए। मतलब रन टाइम मेमोरी मिल रही है। रन टाइम का मतलब ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा क्या और मेमोरी चाहिए आपको तो आप ले सकते हो, या एग्जीक्यूट करते टाइम ही आपसे पूछे कि एग्जैक्टली कितनी आपको मेमोरी चाहिए तो वो क्या होता है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी आपको कहाँ मिलती है, वो स्टैक में नहीं मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, हीप एक एरिया होता है जहां से आपको मेमोरी मिलती है। आपने बोला कि हमको 2 इंटीजर्स चाहिए तो आपको 2 इंटीजर्स जितनी दैट इज 8 बाइट्स हीप से अलोकेट होके मिलेंगी, हीप से अलोकेट होके मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कोई फंक्शन यूज करना पड़ता है। कौन से फंक्शन हमें यूज करने पड़ते हैं, तो वो होते हैं हमारे मैलोक, कैलोक, मैलोक, कैलोक। तो मैलोक और कैलोक से तो मेमोरी हमें मिलती है। बाद में आपको लगता है कि नहीं हमें और मेमोरी चाहिए, कुछ चेंजेस हमें करने हैं अलोकेटेड मेमोरी में, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, री अलोक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसका, री अलोक का। अब क्योंकि मेमोरी लेने के लिए फंक्शन यूज हो रहे हैं, ठीक है, या चेंजेस करने के लिए फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली मेमोरी तो अपने आप रिलीज हो जाती है, लेकिन हीप में जो अलोकेटेड मेमोरी है वो अपने आप रिलीज नहीं होती है। आपको कोई फंक्शन यूज करना पड़ता है ये बताने के लिए कि हमारा उस मेमोरी का काम हो चुका है, तो अब वो मेमोरी हमें नहीं चाहिए, वी नो मोर नीड दिस मेमोरी। तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्री फंक्शन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप रूम भी क्या करते हो, चेकआउट करते हो, तो मतलब इसका मतलब क्या, अब वो रूम्स किसी और के लिए क्या है, अवेलेबल हैं, ओके। तो ये जो मेमोरी मिलती है हीप में से मिलती है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप बोलते हो कि हमें 5 रूम्स चाहिए, ठीक है, तो कोई रूम्स तो उठा के आपके पास नहीं ले आएगा, आपको रूम्स अलोकेट हुए, एंट्री हुई, यहाँ पे ये वाला नंबर अलोकेट हुआ और आपको एक रूम नंबर प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, रूम नंबर 101, 102 ये प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे ही ये भी जो मेमोरी आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा की पूरी मेमोरी आपको कहीं आके दे देंगे, नहीं। हीप में इन्होंने मेमोरी अलोकेट की है, अब कहाँ पे इन्होंने आपको मेमोरी दी है उसका एड्रेस ये आपको दे देंगे कि भाई इस एड्रेस से आपको मेमोरी दी है तो ये एड्रेस आपको दे देंगे। अब आपका जो फंक्शन है वो तो अभी स्टैक में ही रन हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको इन्होंने एड्रेस दिया मतलब उस एड्रेस को आपको किसी पॉइंटर के अंदर कलेक्ट करना है, तो मतलब आपके फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर होना चाहिए जिसमें आप उस एड्रेस के को रख सको। तो मतलब यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का क्या चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए। अब इस पॉइंटर को तो आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन में ही डिक्लेयर किया है,
मतलब उसको मेमोरी कहाँ पे मिलने वाली है, स्टैक में ही मिलने वाली है। तो ये जो पॉइंटर को मेमोरी मिली है वो स्टैटिक है, लेकिन पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो क्या है, डायनामिक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो स्टैटिक के आपने ड्रॉबैक भी देखे, स्टैटिक के बेनिफिट्स क्या है, मतलब ज्यादा ओवरहेड नहीं होता है, सिंपल होता है प्रोग्राम को रन करना हमारे लिए, ठीक है ना। और हीप में आपने देखा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में देखा कि रन टाइम हमें मेमोरी मिल सकती है, ओके, हीप में से मिलती है। एड्रेस रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है तो उस एड्रेस को हमें किसी पॉइंटर के अंदर क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें अभी हमने समझी हैं। आपने हीप डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए हमें फंक्शंस का यूज करना पड़ता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। मेमोरी रिटर्न करना भी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं करते हो तो जितनी भी देर आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है वो मेमोरी आपके पास ही एलोकेटेड रहेगी। तो जैसे ही आपका काम हो चुका है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फ्री कर देना, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि ये फंक्शंस किस तरह से वर्क करते